brought to you by Infinix. छह फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का पता। ये बंगला इन दोनों सुर्खियों में है, राजनीतिक वार और पलटवार के केंद्र में भी। वजह है सरकारी आवास की मरम्मत पर किया गया खर्च। एक पार्टी बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो दूसरी पार्टी दूसरे मुख्यमंत्रियों के खर्च का ब्यौरा जारी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी का मुद्दा और उसे किए वादे कैसे पीछे छूट गए, इन्हीं सवालों पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। आज शुरुआत एक पुराने बयान से करते हैं, ये सुनिए फिर आगे की बात। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आपने पुराने बयान सुने, अब वर्तमान पर आते हैं। 2015 में अरविंद केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड के सरकारी आवास में रहने आए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तब ये करीब 1400 वर्ग मीटर में फैला बंगला था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के साथ। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पुनर्निर्माण के बाद एक मंजिल बढ़ गई और कुल क्षेत्रफल भी बढ़कर 1905 वर्ग मीटर हो गया, और इसी पर शुरू हुआ बवाल। इस विस्तार पर नहीं बल्कि इस पर हुए खर्च पर। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि राजनीति बदलने का वादा करके आई आम आदमी पार्टी के नेता ने आवास के सौंदर्यीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए। बीजेपी नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खर्च का ब्रेकअप भी दिया। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर 36 करोड़ 67 लाख और कैंप ऑफिस पर 8 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च हुए। बीजेपी सोर्सेस की ओर से आए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 3 लाख, स्टोन और मार्बल पर 6 करोड़ 2 लाख, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और गैजेट्स अप्लायंसेस पर 2 करोड़ 58 लाख, फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 85 लाख, वार्डरोब एसेसरीज फिटिंग्स पर 1 करोड़ 41 लाख, किचन पर 1 करोड़ 10 लाख और सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। सौंदर्यीकरण का ये काम सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच हुआ। इस टाइमिंग पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी ने केजरीवाल को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, उद्योग धंधे मंदी से जूझ रहे थे, दिल्ली सरकार ने भी अपने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोक दिए थे, उस समय केजरीवाल अपने बंगले पर इतना पैसा खर्च कर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को महाराज बताते हुए कहा कि राजा भी उनकी विलासिता के आगे नतमस्तक हैं। बंधुगण, कुल मिलाकर के ये सब 45 करोड़ रुपए का खर्च करके किया गया। मगर अभी इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, द मोस्ट पैथेटिक इश्यू एज फार एज द रिनोवेशन ऑफ दिस होल महल ऑफ अरविंद केजरीवाल जी इज कंसर्न, कि ये उस समय रिनोवेट हो रहा था जब कोरोना की महामारी से पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था। मैं डेट के साथ आपको पूरा पीस रखूंगा, आपके सामने पूरे आंकड़े रखूंगा। आज समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र तो कर रही थी, टैंकर तो आ रहे थे, मगर टैंकर अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों? लोगों को, आम आदमी अपने घर बेच रहा था इलाज के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे। 1 सितंबर 2020 जब कोविड का पहला वेव चल रहा था, तब रिनोवेशन के लिए 7 करोड़ 91 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। 8 जून 2021 को जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय 1 करोड़ 64 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल जी के महल के रिनोवेशन के लिए सैंक्शन किया गया। 22 अक्टूबर 2021 को जब कोविड का विषय पूरा चल रहा था, उस समय 9 करोड़ 9 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। 30 दिसंबर 2021 को 5 करोड़ 73 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, मगर ये कम पड़े, इसलिए 8 करोड़ रुपए और देने पड़े और 8 करोड़ खर्च हुआ। और 29 दिसंबर 2020 को 9 करोड़ 34 लाख रुपीस, 9 करोड़ 34 लाख रुपया ये सैंक्शन किया गया महल के रिनोवेशन के लिए। आप सोच के देखिए किस प्रकार का ये विलासिता की कहानी है।
जब लोग कोरोना के हाहाकार से परेशान थे, जीवन त्याग रहे थे, अपने घर बेच रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल को रिनोवेट कर रहे थे। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री आवास पर हुए खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल का पुराना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। ये शपथ पत्र तब का है जब 2013 में केजरीवाल पहली बार चुनाव में उतरे थे। क्या लिखा है इस शपथ पत्र में? इसमें ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम है, साथ में यह भी कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं और जीतने के बाद इन बातों का पालन करूंगा। मैं लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा, नेताओं को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे और जन लोकपाल बिल के बारे में किए वादों को पूरा करने की बात है। शपथ पत्र को ट्वीट करते हुए अजय माकन ने लिखा, केजरीवाल साहब ने अपने बंगले पर जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च किए। आरोप है कि डायर पॉलिश के वियतनामी मार्बल, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों के कालीन लगाए गए। लेकिन 7 जून 2013 का ये शपथ पत्र देखिए, इसकी प्रति नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल ने अपने चुनाव से पहले बांटी थी। दिल्ली की जनता जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, तब अपने बंगले पर करदाताओं की गाढ़ी कमाई के 45 करोड़ उड़ाने वाले को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के आपने इल्जाम सुने। ये दिल्ली में विपक्षी पार्टियां हैं, इनके सवाल उठे तो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सफाई दी और पलटवार भी किया। सफाई यह कि ये मुख्यमंत्री आवास का सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि नवीनीकरण है। पार्टी ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी का पुनर्निर्माण किया गया वो सरकारी आवास है। 1942 में बना ये घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसमें 3 बार छत गिरने की घटनाएं हो चुकी थी। एक बार केजरीवाल के माता पिता के कमरे की छत गिरी, दूसरी बार केजरीवाल के बेडरूम की छत गिरी और तीसरी बार जहां केजरीवाल लोगों से मुलाकात करते हैं वहां की छत गिरी। इन तीनों घटनाओं के बाद दिल्ली पीडब्ल्यूडी से इसका आकलन करने के लिए कहा गया। दिल्ली पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। पीडब्ल्यूडी ने ऑडिट रिपोर्ट में घर के पुनर्निर्माण की सिफारिश की थी। इसके बाद एस्टीमेट तैयार किया गया कि कहां कितना खर्च होगा और फिर इस एस्टीमेट को वित्त विभाग ने मंजूरी दी। फिर टेंडर निकाला गया और उसके बाद काम शुरू हुआ। यह तो हुई सफाई की बात। अब जवाबी हमले पर आते हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के खर्च की लिस्ट लेकर आई और कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने 191 करोड़ का जहाज खरीदा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास की रंगाई पुताई में 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास की मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुए। सेंट्रल विस्टा का बजट 20,000 करोड़ से बढ़ाकर 23,000 करोड़ किया गया। पीएम निवास पर 500 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। जब तक वहां शिफ्ट नहीं होते तब तक मौजूदा निवास की मरम्मत पर 90 करोड़ खर्च किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह सारा मसला इसलिए उठाया जा रहा है ताकि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो सवाल उठाए हैं उन्हें दबाया जा सके। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो। पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो। हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ। सवाल ये उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है
तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। कहां थे जब लोग चीख रहे थे? पूछे प्रधानमंत्री से, अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि उस कोरोना के समय में जब लोग मर रहे थे तो आप 8,000 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए क्यों खरीद रहे थे? पूछिए अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि 12-12 करोड़ की अपने इर्द गिर्द घूमने वाली कारें क्यों खरीद रहे थे उस वक्त जब लोगों की जान जा रही थी। इन सबके बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। ये तो हो गया पूरा मामला और उस पर हुआ आरोप प्रत्यारोप। अब आते हैं सवालों पर। किसी मुख्यमंत्री के बंगले के रेनोवेशन में अगर कुछ खर्च हुआ है और नियमों के मुताबिक है तो फिर बहस क्या है और क्यों है, ये सवाल पूछा जा रहा है। अमुक क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है, इसका माप है पर कैपिटा इनकम। कैसे मापी जाती है? राष्ट्रीय आय को आबादी से भाग देकर। हमने देश का उदाहरण दिया, लेकिन ये किसी भी भूभाग के लिए ऐसे ही लागू होता है क्या? मसलन 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय है 412 रुपए प्रतिदिन, यानी 30 से गुणा करें तो एक औसतन भारतीय की महीने भर की कमाई है 12,377 रुपए। हालांकि आपको समझ आ ही गया होगा कि ये बहुत व्यवहारिक तरीका नहीं है। देश में बहुत से लोग हैं जो इतना पैसा नहीं कमाते या बेरोजगार हैं, कमाते ही नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो औसतन हर घंटे करोड़ों कमा लेते हैं। आप हर साल खबरें पढ़ते होंगे कि 1% आबादी के पास 73% संपत्ति है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि हिंदुस्तान की 63% आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी भयानक गरीबी में रहती है। हालांकि देश में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इसका कोई पुख्ता और नया आंकड़ा नहीं है। पुरानी मेथडोलॉजी है, आंकड़े भी पुराने हैं। द प्रिंट के निखिल रामपाल की रिपोर्ट के मुताबिक एनएसओ हर 5 साल में उपभोग व्यय सर्वे सीएस करता है। आखिरी बार 2017-18 में किया गया था, लेकिन सरकार ने गुणवत्ता का हवाला देते हुए इसके नतीजों को रद्द कर दिया था। जो सबसे हालिया डेटा हमारे पास है वो भी वर्ल्ड बैंक का है। ये डेटा कहता है कि कोविड महामारी की वजह से 5.6 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ऐसी जनता के वोट पाकर चुने जाने वाले नेताओं को निजी ऐशो आराम की चीज़ों पर किस हद तक खर्च करना चाहिए, आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल में कोई खम नहीं है, लेकिन कुछ लोग प्रतितर्क दे सकते हैं कि भारत एक आज़ाद देश है कि कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे में रहते हुए जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, कोई अपर लिमिट नहीं है। बात वाजिब है, लेकिन हमने आपको पहले बताया यहाँ सवाल रिप्रेजेंटेशन का है, प्रतिनिधित्व का है। जनता के प्रतिनिधि, गरीब जनता के प्रतिनिधि, आम आदमी की राजनीति करने का दावा करने वाले, वो इतनी महंगी सुविधाओं का भोग कैसे कर रहे हैं? दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश की तुलना में ज़्यादा है, लगभग 2 गुनी, लेकिन औसतन 755 रुपये कमाने वाले दिल्ली के नागरिक का प्रतिनिधि 8 लाख के पर्दे लगाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? एक पंक्ति में कहें तो बहस यही है। और अगर ये बहस ईमानदारी से की जाए तो न मुख्यमंत्री के बंगले पर खर्च होने वाली रकम जायज़ है, न प्रधानमंत्री के संसाधनों पर, न विधायकों और सांसदों के काफिलों में चलने वाली 45-45 लाख की गाड़ियों पर, और न ही प्रधानमंत्री के प्रचार में खर्च हुए 1,000 करोड़ रुपए पर। फिर इन सब मुद्दों पर सवाल क्यों नहीं? गौर से सुनिए, हम ये नहीं कह रहे कि अरविंद केजरीवाल के बंगले पर सवाल क्यों, हम ये कह रहे हैं कि सभी से लगातार सवाल करने चाहिए, और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को नहीं, जनता को सवाल करने चाहिए, क्योंकि बात हमारे और आपके सरोकारों की है, बात हम पर और आपके नाम पर हो रही राजनीति की है। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो इनकी तो शुरुआत ही हुई थी आम आदमी की छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से, लेकिन आज पार्टी के 2 बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। कह सकते हैं वो खुद कि हम पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट से उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और अब मुख्यमंत्री आवास पर खर्च को लेकर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आम आदमी की राजनीति का दावा करने वाले इतनी महंगी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। ये आरोप केजरीवाल की छवि को कितना डेंट करेंगे, ये समझने के लिए हमने दिल्ली की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले पत्रकारों से बात की। पूरी स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो एक तरीके से साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि केजरीवाल चौतरफा घिरते चले जा रहे हैं। सबसे पहली बार तो उन्हें कई सारे जो मंत्री हैं उनके कामकाज को लेकर के जवाब देना पड़ रहा है। आबकारी घोटाले मामले में सीधे सीधे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, उससे पहले सत्येंद्र जैन लगभग 11 महीने से जेल में है। तो इस तरीके से वो चौतरफा घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं इससे दिल्ली सरकार का कामकाज प्रभावित भी हो रहा है, क्योंकि सीनियर मंत्री जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल से खुद पूछताछ हो चुकी है। आबकारी मामलों से जुड़ी हुई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई ने पूछताछ की है।
अब ये जो नया बंगला विवाद है, एक तरीके से परसेप्शन की राजनीति चल रही है। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव से ठीक पहले कई सारे वीडियोस जारी किए थे जो जेल के अंदर से सत्येंद्र जैन के वीडियोस थे, और ऐसा माना जाता है कि एमसीडी चुनाव में जितनी बुरी हालत थी एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी की, उसको उन्होंने इन वीडियोस के जरिए कम से कम कुछ ना कुछ अपना जो खोया हुआ ग्राउंड था वो वापस पाने में बीजेपी को मदद मिली, और वो बिल्कुल नेक टू नेक आ गई थी एमसीडी चुनाव में। इसीलिए बीजेपी को यह लगता है कि एक बार जो ईमानदारी का परसेप्शन और एक आम आदमी का परसेप्शन अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, अगर उसको किसी तरीके से डेमोलिश कर दिया जाए, किस तरीके से उस भ्रम को तोड़ दिया जाए, तो पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है, फायदा उनको मिल सकता है। इसीलिए ये लगातार एक के बाद एक कई सारे विवादों से अरविंद केजरीवाल को जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसमें उनके मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें ये पूरा जो उनके आवास से जुड़ा हुआ मामला है, वहां फिजूल खर्ची से जुड़ा हुआ मामला है, वो भी इस कड़ी में एक बात दिखाई पड़ती है। अब एक सवाल यह भी कि क्या पहले भी नेताओं के बंगलों या खर्च को लेकर कभी इस तरह का कोई विवाद हुआ, या ये अपनी तरह का पहला मामला है? पहले भी कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर के और बाकी तमाम चीजों को लेकर के विवाद होते रहे हैं। कई बार आरटीआई के जरिए कई सारी जानकारियां निकल जाती हैं जिनको लेकर के इस तरीके का हल्ला हंगामा होता है। पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिजली बिल को लेकर के किसी ने आरटीआई लगाई थी और वहां से उसके बाद हल्ला हंगामा हुआ था, उस पर पॉलिटिकल विवाद हुआ था। उससे पहले भी शीला दीक्षित के समय भी इस तरीके की बातें कई बार सामने आई थी कि क्या तमाम चीजें होती हैं। हालांकि उनके आधिकारिक निवास को लेकर के, वहां कंस्ट्रक्शन को लेकर के कोई बहुत सारी जानकारी नहीं आई थी, लेकिन जो फिजूल खर्ची सरकार करती है कई बार, उन फिजूल खर्चियों को लेकर के बार बार जो विपक्ष है, जो भी उस राज्य में या केंद्र के स्तर पर भी जो फिजूल खर्ची है उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं। यहाँ तक कि विज्ञापन के बजट को भी आपको पता है, उसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल और बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पर सवाल उठते रहे हैं। तो फिजूल खर्ची कोई पहली दफा नहीं है जो इस तरीके से हेडलाइंस में है। आज की मुख्य खबर यहीं तक। ये विचार का विषय है, इसलिए आपकी प्रतिक्रियाएं जरूरी हैं। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। हमारे रोजाना की खबरों के शो सुर्खियां में आप देखिए सूडान से लौटे भारतीयों ने क्या कहा, नक्सली हमले को लेकर और क्या अपडेट मिले, इसके अलावा कर्नाटक चुनाव में क्या नई सुर्खियां बनी, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। लंदन टॉप की टीम भी कर्नाटक के ग्राउंड पर मौजूद है, उनकी चुनावी रपटों को भी देखना ना भूलें। शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लंदन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।